का मेन कैरेक्टर मिस्टर सोलोमन नॉर्थअप एक आज़ाद इंसान होता है और पेशे से एक म्यूजिशियन होता है। सोलोमन एक अफ्रीकी इंसान है जिसकी चमड़ी काली है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। एक दिन सोलोमन का दोस्त मिस्टर मून सोलोमन को मिस्टर ब्राउन और मिस्टर हैमिल्टन से मिलवाता है। वो दोनों सोलोमन को एक फर्जी सर्कस शो का बताते हैं और कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इस फर्जी सर्कस की तारीफ भी करते हैं और इसके साथ ही सोलोमन को बताते हैं कि हमें सर्कस में एक वायलिन बजाने वाले की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ वाशिंगटन चलकर इस सर्कस में वायलिन बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम आपको हर दिन के $70 और हर परफॉर्मेंस के $250 देंगे। दोस्तों ये उस जमाने की एक मोटी रकम होती है और सोलोमन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इन लोगों के हमरा वाशिंगटन आ जाता है। वाशिंगटन आने की पहली रात ही मिस्टर हैमिल्टन और मिस्टर ब्राउन सोलोमन को डिनर पर मदऊ करते हैं और अगली सुबह जब सोलोमन की आंख खुलती है तो एक काल कोठरी में कैद होता है। इसके हाथों में बेड़ियां बंधी होती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि पिछली रात उसके खाने में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया था। अब किसी हद तक सोलोमन को समझ आ जाता है कि उसे गुलाम बनाकर बेचा जा चुका है। वो अपने आप को इन बेड़ियों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा होता है कि इस काल कोठरी में एक आदमी इंटर होता है। सोलोमन इस आदमी से कहता है कि देखिए सर, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ और मैं न्यूयॉर्क सिटी से तल्लक रखता हूँ। इसके बरक्स वो आदमी उसे बताता है कि तुम कोई आज़ाद इंसान नहीं बल्कि जॉर्जिया से भागा हुआ एक भगोड़ा गुलाम हो। इसी के साथ सोलोमन को बिना किसी बात के बेरहमी से पीटा जाता है, जिससे सोलोमन की कमर की चमड़ी रेशा रेशा हो जाती है। दरअसल ये गुलामी की पहली मोहर होती है जो इसके पहले मालिक की तरफ से इसको लगाई गई होती है और इस मोहर का मकसद भी यही होता है कि कोई भी आम देखने वाला आदमी इसकी कमर की चमड़ी को देखकर अंदाजा लगा ले कि सोलोमन कोई आज़ाद इंसान नहीं बल्कि पैदाइशी गुलाम है। अब सोलोमन देखता है कि वहाँ पर दो और ब्लैक भी होते हैं जिनको न्यू ऑरलैंड सिटी में जाकर बेचा जाना होता है। इसके अलावा इनके साथ एक परिवार भी वहाँ मौजूद होता है। दरअसल ये सब गुलाम चोरी के होते हैं जिनको या तो किडनैप और या फिर सस्ते दामों स्मगलिंग के लिए खरीदा गया होता है। ये स्मगलर इन गुलामों को एक घोड़ा गाड़ी में छुपाकर समंदर के किनारे ले जाते हैं और वहाँ इनको कश्ती में सवार कर दिया जाता है। अब इन सबको जिस बोट में सवार किया जाता है वहाँ पहले से कई गुलाम मौजूद होते हैं। वहीं पर मौजूद एक गुलाम सोलोमन को बताता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कम बोलना और अपनी सच्चाई छुपा कर रखना और ये किसी पर जाहिर मत करना कि तुम पढ़े लिखे हो। दोस्तों रात को जब सब सो रहे होते हैं तो एक आदमी इन गुलामों में मौजूद एक गुलाम लड़की को अपने साथ ले जाने बोट के गुलामों वाले हिस्से में आता है और हम सब जानते हैं कि रात की तरीके में बोटमैन इसको अपने साथ किस काम के लिए ले जाने आता है। ये तो उस वक्त में एक आम बात हुआ करती थी। वो औरत इस बोटमैन के साथ चुपचाप चल पड़ती है। इतने में एक आदमी जो मजामत करने की कोशिश करता है बोटमैन अपना चाकू इसके आर पार कर देता है। सोलोमन और इसका साथी गुलाम इसकी लाश को दरिया में बहा देते हैं और साथी गुलाम सोलोमन को कहता है कि वो हमसे बेहतर जगह चला गया। यानी वो सोलोमन को समझाने की कोशिश करता है ये उदास होने वाली बात नहीं कि वो मर गया बल्कि अब वो आज़ाद हो चुका है। न्यू ऑरलैंड पहुंचने के बाद सोलोमन को एक वाकया याद आता है कि वो एक बार शॉपिंग में मसरूफ था और एक ब्लैक गुलाम इसके पीछे खींचा चला आता है इस उम्मीद में कि शायद एक ब्लैक होने के नाते सोलोमन उसकी कुछ मदद कर दे। लेकिन तब सोलोमन को उसकी फीलिंग समझ नहीं आती और इस वाक्य की गहराई उसे आज समझ आती है जब वो खुद एक गुलाम होता है, किसी की मदद का तलबगार होता है। अभी सोलोमन अपनी सोच में डूबा होता है कि वहाँ एक आदमी आकर बोलता है कि मैं जिसका भी नाम लूँ वो खड़ा हो जाए। सबका नाम लेने के बाद वो पुकारता है प्लेट, लेकिन कोई खड़ा नहीं होता। वो सोलोमन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम प्लेट है तो तुम नाम सुनकर खड़ा क्यों नहीं हुए। इस पर सोलोमन बोलता है कि देखिए सर, मेरा नाम प्लेट नहीं बल्कि सोलोमन। अभी वो इतना ही बोल पाता है कि वो आदमी बिना किसी बात के उसको थप्पड़ रसीद करता है और वो आदमी बोलता है कि अब तुम्हारा नाम प्लेट है और अपने साथी से बोलता है कि सबको बग्गी पर बिठा दो। इसके बाद गुलामों को नहलाकर बेचने के लिए तैयार किया जाता है और सबको एक दुकान में सजा दिया जाता है, इंसानों की तरह नहीं बल्कि बेजान चीजों की तरह। दुकान का मालिक अपने कस्टमर्स को गुलामों की नुमाइश में मसरूफ होता है और इसकी नजर फोर्ड पर पड़ती है। मिस्टर फोर्ड दुकानदार से प्लेट यानी मिस्टर सोलोमन और एक गुलाम अलाइजा की कीमत का पूछता है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर सोलोमन की कीमत $10,000 तय पाती है। दरअसल फोर्ड एक अच्छे दिल का इंसान होता है और वह अलाइजा की बच्ची को भी खरीदने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक माँ को उसकी बेटी से दूर नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ फोर्ड नाकाम हो जाता है। दुकानदार उससे बोलता है कि मुझे अभी इस बच्ची से बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। फोर्ड खरीदे हुए गुलामों को लेकर घर चला जाता है और एक मुलाजिम को गुलामों को खाना खिलाने का बोलता है और हदायत करता है कि इनको कल काम पर लगा देना। मिस्टर फोर्ड लकड़ी की तिजारत करता है। सोलोमन को समझ आ जाती है कि फोर्ड एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो इसको इम्प्रेस करके आजाद होने का एक ख्वाबसा देखने लगता है। काम के चलते इसकी नजर पानी की झील पर पड़ती है और वो मिस्टर फोर्ड को बुलाकर मशवरा देता है कि हम इस झील में लकड़ी की नाव से ट्रांसपोर्ट का काम ले सकते हैं। वहीं पर जॉन भी मौजूद होता है जो फोर्ड का सुपरवाइजर होता है और इसके मशवरे की मुखालफत करता है। लेकिन मिस्टर फोर्ड
सोलोमन को इजाजत दे देता है कि अगर ये मुमकिन है तो करके दिखाओ। सोलोमन प्रैक्टिकली नाव बनाने में कामयाब भी हो जाता है और मिस्टर फोर्ड इस बात पर खुश होकर सोलोमन को इसकी वायलिन तोहफे में दे देता है। लेकिन वहीं इसके बरक्स फोर्ड का सुपरवाइजर जॉन इस बात से चिढ़ जाता है कि वो एक गुलाम से हार गया और इतने लोगों के आगे उसका सर झुक गया और वो भी एक गुलाम की वजह से। इस बात का बदला लेने के लिए जॉन सोलोमन के काम में कीड़े निकालने शुरू कर देता है और इसी बात पर इनमें बहस हो जाती है। गुस्से में सोलोमन को मारने के लिए जॉन अपना चमड़े का कोड़ा निकाल लेता है, लेकिन वो खुद सोलोमन के हाथ से पिट जाता है। इसी लड़ाई के चलते वहां पर चैपमैन आ जाता है। खुद को बचाने के लिए सोलोमन इसके आगे झूठ बोल देता है कि जॉन मुझे मार रहा था क्योंकि मैंने जॉन के कीलों की बजाय आपके दिए हुए कीलों का इस्तेमाल किया है। इतने में जॉन सोलोमन से मुखातिब होता है और बोलता है कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा और वहां से चला जाता है। चैपमैन सोलोमन को हिदायत करता है कि यहीं रहना, कहीं मत जाना, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, और वो भी वहां से चला जाता है। सोलोमन वहीं बैठकर मिस्टर फोर्ड का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जॉन अपने दो साथियों के साथ रूनमा होता है। वो सोलोमन को हाथ पांव बांधकर फांसी लगाने की कोशिश करता है। यहाँ एक बार फिर वहां पर चैपमैन आ जाता है, जिसे देखकर जॉन के साथी वहां से भाग जाते हैं और चैपमैन के रिवाल्वर निकालते ही जॉन की भी सीटी गुम हो जाती है और वो भी भाग खड़ा होता है। सोलोमन अभी भी रस्सी के साथ लटका होता है, जिससे इसके पैरों की उंगलियां ही जमीन को छू रही होती हैं और वो काफी तकलीफ में होता है। चैपमैन उसे वहीं लटका हुआ छोड़कर चला जाता है और इसे नीचे नहीं उतारता, क्योंकि उतारते हुए अगर सोलोमन को कुछ हो जाता तो इसका इल्जाम चैपमैन पर लगता। अब दिन गुजरने लगता है और सब लोग अपने कामों में मगन हो जाते हैं और सोलोमन को अनदेखा कर देते हैं। सोलोमन को इस तकलीफ से जूझते रात आन पड़ती है। तब कहीं से मिस्टर फोर्ड आकर उसे तकलीफ से निजात दिलाता है और इसकी रस्सी काट कर इसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वो सोलोमन को बताता है कि जॉन तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया और मैं ज्यादा वक्त तक तुम्हारा दफा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें एडमंड एप्स को भेज दिया है, वही तुम्हारा नया मालिक है। सोलोमन उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं एक आज़ाद इंसान हूं, लेकिन वो इस बात को सुनने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं करना चाहता। एडमंड एप जो सोलोमन का नया मालिक है वो ज़रा सख्त किस्म का इंसान होता है, जो कि बेसिकली रुई का ताजर होता है और गुलामों से रुई कलेक्ट करने का काम लेता है और जो भी कम कॉटन कलेक्ट करता है उसे कोड़े भी मारता है। वहीं पर एक लड़की पैट्सी भी होती है जो हर रोज करीबन 6 मन रुई कलेक्ट करती है और मिस्टर एप्स की इस पर गंदी नजर भी होती है। इसी के साथ मिस्टर एप्स की एक और गंदी आदत भी होती है कि वो अपने गुलामों को रात में भी ज्यादा आराम नहीं करने देता। वो किसी भी वक्त आता और गुलामों को उठाकर उनसे नाच गाना करवाने लगता। वो अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए ये सब करता था, लेकिन सारा दिन काम से थके हारे गुलाम बस हिलते जुलते रहते, जबकि वहीं पैट्सी पूरे जोश में डांस करती नजर आती है। अब एक बार फिर मिस्टर एप्स इसकी तरफ हवस भरी नजरों से देखता है। इसकी हवस को भांपते हुए मिस्टर एप्स की बीवी को पैट्सी पर गुस्सा आ जाता है और वो पास एक शराब की बोतल उठाकर बेचारी पैट्सी के मुंह पर दे मारती है और इसे शदीद जख्मी कर देती है। अब वो एप्स से मुखातिब होती है और इसे बोलती है कि इस गुलाम को बेच दो, लेकिन मिस्टर एप्स ये कहते हुए इसे मना कर देता है कि वो जितना कॉटन कलेक्ट करती है इतना कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए तुम इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। इस बात पर एप्स की वाइफ इसे धमकाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने पैट्सी को नहीं बेचा तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मिस्टर एप्स को जरा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम अपने आप को पैट्सी से कंपेयर ना करो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन पैट्सी को नहीं छोड़ सकता। एक दिन एप्स की वाइफ सोलोमन को बुलाकर हदायत करती है कि बाजार जाओ और इसे एक सामान लाने की लिस्ट देती है। वो सोलोमन को एक बैज निशानी के तौर पर देती है। इसी के साथ वो सोलोमन से पूछती है कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। सोलोमन इस पर झूठ बोल देता है कि मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आती। बाजार जाते हुए जब सोलोमन अपने मालिक के घर से काफी दूर जंगल में आ जाता है तो इसके दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना वो भाग जाए। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही दूर निकलने के बाद इसका सामना एक वाइट्स के ग्रोह से हो जाता है जो कुछ भगोड़े ग्रामों को फांसी देने वाले होते हैं। इसके साथ ही इसका भागने का इरादा हवा हो जाता है और वो समझ जाता है कि अगर वो भागना भी चाहे तो अपनी किस्मत से भाग नहीं पाएगा और ऐसे ही किसी ग्रोह का शिकार हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप सीधा दुकान पर चला जाता है और सामान लेकर वापस इसी जहन्नम में आ जाता है। अब मिस्टर एप्स पैट्सी को एक ऐसी औरत के पास भेजता है जो कभी गुलाम थी और अपने मालिक से तल्लक इस्तवार करके वो आज मजे की जिंदगी जी रही थी। एप्स का पैट्सी को इसके पास भेजने का मकसद पैट्सी को अपने बिस्तर में लाना था। वो चाहता तो जबरदस्ती भी पैट्सी के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन एप्स नहीं चाहता था कि पैट्सी ये बात उसकी बीवी को बता दे, इसलिए वो इसको समझाने का एक जरिया थी कि चाहे जो भी हो अपने मालिक को चुपचाप खुश करो ताकि वो तुम्हें सर आंखों पर
पर बैठाए और पैट्सी भी मान जाती है। इसी बीच सोलोमन पैट्सी को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कुछ भी था, वो था तो एक गुलाम ही। दोस्तों, बाजार से सामान लेने के लिए एब्स की बीवी हमेशा सोलोमन को भेजा करती थी। सोलोमन एक बार जब सामान लेने दुकान पर जाता है तो लिस्ट में वाइट पेजेस भी शामिल होते हैं। सोलोमन इन पेजेस में से एक पेज चोरी कर लेता है और इसे अपने सामान में रख लेता है। वो उम्मीद करता है कि अगर कभी मौका मिला तो इस पर एक खत लिखेगा और इसे न्यूयॉर्क अपनी फैमिली के पास रवाना करेगा और इस तरह अपने कुछ जानने वालों और फैमिली की मदद मिलेगी और वो इस गुलामी की जिंदगी से निजात हासिल कर लेगा। इधर एक मरतबा फिर मिस्टर एब्स रात को पार्टी में मगन होता है, गुलामों से नाच गाना करवाकर मजे लूट रहा होता है। इतने में मिस्टर एब्स की वाइफ एब्स से शिकायत करती है कि पैट्सी को तुमने छूट दे रखी है, इसीलिए वो मुझे हमेशा घूरती रहती है। इसी के गुस्से में वो पैट्सी के जख्म को बुरी तरह से करेद देती है और पैट्सी तड़पने लगती है। इसी रात पैट्सी सोलोमन के पास जाती है और इससे मौत की भीख मांगती है और इल्तिजा करती है कि मुझे मार दो, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि खुदकुशी कर सकूं। पैट्सी इसके आगे गिड़गिड़ाती है, लेकिन सोलोमन उसे समझाता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ये गुनाह सरजद करूं, और इसी के साथ वो मुंह फेर कर लेट जाता है। अगली सुबह मिस्टर एब्स देखता है कि इसकी फसलों में प्लेग की बीमारी पड़ चुकी होती है। तमाम फसलें तबाह हो चुकी होती हैं और वो इसका जिम्मेदार भी गुलामों को ठहराता है और कहता है कि ये सब गुलामों के बुरे कर्मों का नतीजा है। इसका मानना होता है कि यह सजा गुलामों की बदवाओं की वजह से मिली है, इसीलिए वो अपने गुलामों को किराए पर जज स्टर्नर को भेज देता है। स्टर्नर इन गुलामों से गन्ने की काश्त का काम लेता है। एक दिन खाने में सोलोमन के हिस्से में कुछ सड़ी हुई स्ट्रॉबेरीज आती हैं, जिनमें से रंगदार पानी निकल रहा होता है। अब सोलोमन को आइडिया आता है कि क्यों ना इस पानी को इंक की तरह इस्तेमाल किया जाए। कागज तो इसके पास पहले से मौजूद था। वो एक कलम घड़ता है और इससे खत लिखने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। मिस्टर स्टर्नर एक दिन सोलोमन को ऑफर करता है कि मेरे एक दोस्त की बर्थडे है, अगर तुम चाहो तो वहाँ अपने वायलिन का हुनर दिखाकर कुछ पैसे कमा सकते हो और जो भी कमाई होगी वो तुम रख लेना। सोलोमन खुशी खुशी मान जाता है और इस तरह इसके हाथ कुछ पैसे आ जाते हैं। उधर मिस्टर एब्स की फसल दोबारा हरी भरी हो जाती है और वो अपने गुलामों को वापस बुला लेता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मिस्टर एब्स के साथ एक ब्लैक बच्ची होती है जो उसी की औलाद होती है और पैट्सी में से जनी होती है, लेकिन पैट्सी को इस बच्चे से कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि उसकी हालत पहले से भी बदतर हो चुकी होती है। इस बार मिस्टर एब्स के गुलामों में हमें एक नया करैक्टर देखने को मिलता है, जो एक गुलाम नहीं बल्कि कर्जे में दबा हुआ एक आजाद इंसान होता है और मिस्टर एब्स का कर्जा ना चुका पाने की वजह से खुद को मिस्टर एब्स की गुलामी में दे देता है। जब यह बंदा सोलोमन के जख्मों की मरहम पट्टी करता है तो इसे बताता है कि वो गुलामी से सख्त नफरत करता है और अपनी गुलामी में आने की कहानी भी सोलोमन को बताता है। सोलोमन को इसकी बातों से रहम की उम्मीद नजर आती है और जज्बात में सोलोमन उसे बता देता है कि मैं पढ़ा लिखा आजाद इंसान हूँ, और इसी के साथ सोलोमन उससे मदद मांगता है कि तुम मेरा एक खत वाशिंगटन पोस्ट कर दो, क्योंकि ये आदमी आर्जी गुलामी में होता है। रात को वो गुलामों के साथ नहीं बल्कि आजाद इंसान की तरह अपने घर चला जाता है, इसलिए खत पोस्ट करना उसके लिए एक आसान काम होता है। इसी के साथ सोलोमन इस शख्स को कुछ पैसे भी देता है जो इसने मिस्टर स्टर्नर की पार्टीज पर वायलिन बजाकर कमाए होते हैं। वो शख्स बज़ाहिर खत भेजने की बात पर रजामंद हो जाता है और सोलोमन से कहता है कि तुम खत लिखो, लेकिन इसका इरादा खत भेजने का नहीं बल्कि ये इंफॉर्मेशन एब्स को देकर इसके बदले में आजादी हासिल करना होता है, और वो ऐसा ही करता है। मिस्टर एब्स को जब इस बात का पता चलता है तो वो सोलोमन से पूछताछ करता है, जिस पर सोलोमन झूठ बोल देता है और अपने मालिक को कहता है कि जनाब आर्म्स भी एक झूठा इंसान है और वो आपको बहका रहा है। मजीद ये कि वो एक लालची इंसान है और वो सुपरवाइजर बनने के लालच में आपके कान भर रहा है। वो मजीद कहता है कि मेरे पास कागज और स्याही कहाँ से आएगी, क्योंकि एक कागज और कलम के बगैर खत लिखना ही नामुमकिन है। मिस्टर एब्स को किसी हद तक इसकी बातों पर यकीन आ जाता है और वो कहता है कि इस बात पर मैं इसे जान से मार देता, लेकिन एक वाइट होने की वजह से वो मेरे लोगों में शुमार होता है, तो इसकी गलती को दरगुजर करना ही मुनासिब है। यह वाक़या सोलोमन के जहन पर इतना गहरा असर छोड़ जाता है कि वो तमाम उम्मीदें खो बैठता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि अब गुलामी ही उसका मुकद्दर है। वो अपना बनाया हुआ कलम तोड़ देता है, कागज जिस पर इसने खत लिखा होता है और जो इसकी आखिरी उम्मीद होता है वो उसे भी जला देता है और अपने वायलिन को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जब सोलोमन के आजाद होने की तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तभी उसकी मुलाकात बैस से होती है। बैस एक लकड़ी साज होता है और मिस्टर एब्स उसे लकड़ी का एक तबेला बनाने का ठेका देता है। काम के दौरान मिस्टर एब्स और बैस की गुलामों को लेकर बहस हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि बैस के दिल में गुलामों के लिए बहुत नरमी है। इसका मानना है कि अगर कानून गुलाम रखने की
इजाजत देता भी है तो ठीक होगा, लेकिन मालिक को चाहिए कि वो गुलामों के साथ नरमी से पेश आए और इनसे इतना ही काम ले जितना काम करने की उनमें सकत हो। दोस्तों, इसके बाद हमें एक दिल दहला देने वाला सीन देखने को मिलता है। होता कुछ यूं है कि एक सुबह पैट्सी गायब होती है और एप्स उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और परेशान हो जाता है कि कहीं पैट्सी भाग तो नहीं गई। इतने में जब पैट्सी उसे मिलती है तो वो उसे बुरी तरह मारने लगता है और पूछता है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर कहाँ गई थी। पैट्सी डरी हुई हालत में उसे बताती है कि मैं मिस्टर शो की वाइफ से साबुन लेने गई थी क्योंकि मुझसे बदबू आ रही है और मालकन ने मुझे नहाने के लिए साबुन तक भी नहीं दिया, लिहाजा मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मिस्टर एप्स की अकल पर अब गुस्सा गालिब आ जाता है। वो पैट्सी को एक दरख्त से बांधकर कोड़े मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो पैट्सी के लिए थोड़ा इमोशनल होता है तो वो उसे नहीं मार पाता। फिर वो सोलोमन को हुक्म देता है कि पैट्सी को तब तक मारो जब तक इसकी चमड़ी नहीं उधड़ जाती। सोलोमन को मजबूरन पैट्सी को मारना पड़ता है। जब पैट्सी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है तो सोलोमन उसे मारना बंद कर देता है, जिस पर मिस्टर एप्स गुस्से में आकर सोलोमन से कोड़ा लेकर अपनी पूरी कुव्वत से पैट्सी को मार मार कर बेहोश कर देता है। वो पैट्सी को इतनी बेरहमी से मारता है कि पैट्सी की कमर रेशा रेशा हो जाती है। इसी के साथ पैट्सी अपने होश खो बैठती है और एक मामूली इस्तेमाल शुदा साबुन उसके हाथ से गिर जाता है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुलामी में एक मामूली सी चीज की ख्वाहिश करना कितना दर्दनाक हो सकता है और इसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। एक दिन सोलोमन बैस के साथ काम में मसरूफ होता है। वो दोनों अकेले होते हैं कि बातों बातों में बैस को सोलोमन की हकीकत पता चलती है और वो सोलोमन से वादा कर लेता है कि वो इसकी फैमिली को खत लिखेगा और वो अपना वादा पूरा भी कर देता है। कुछ अरसे बाद ही सोलोमन अपने साथी गुलामों के साथ सख्त गर्मी में पसीने में शराबूर खेतों में खुदाई का काम कर रहा होता है। इतने में मंजर पर एक इंस्पेक्टर वाज़िह होता है। सोलोमन सवालिया नजरों से उसकी जानब बढ़ता है। इतने में इंस्पेक्टर सोलोमन को एक आदमी की तरफ इशारा करके दरियाफ्त करता है कि क्या तुम इस आदमी की शिनाख्त बता सकते हो। दरअसल ये आदमी मिस्टर पार्कर था जिसके स्टोर पर सोलोमन अक्सर शॉपिंग के लिए जाया करता था। सोलोमन इसको पहचान लेता है और इंस्पेक्टर को इस आदमी की पहचान बताता है। इंस्पेक्टर सोलोमन से तस्दीक के लिए कुछ और सवाल भी करता है जिससे इंस्पेक्टर ये समझ जाता है कि प्लेट ही सोलोमन है और इसे गैर कानूनी तरीके से गुलाम बनाकर रखा गया है। मिस्टर एप्स इस सारी कार्रवाई में दखल अंदाजी की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो नाकाम हो जाता है। सोलोमन इंस्पेक्टर और अपने दोस्त के हमरा बग्गी पर सवार होने ही वाला होता है कि इसे पैट्सी की आवाज सुनाई देती है। वो बग्गी से एक बार फिर उतरता है और पैट्सी को गले लगा लेता है और वापस आकर बग्गी पर सवार हो जाता है। मिस्टर सोलोमन तो वहाँ से आजाद होकर जा रहा होता है, लेकिन पैट्सी को हमेशा इसी जहन्नम में रहना है। 12 सालों की गुलामी में आज वो पहली सुबह थी जिस दिन सोलोमन के चेहरे पर राहत के आसार नजर आ रहे थे। वो अपनी तलख यादों को पीछे छोड़ते हुए अब वाशिंगटन की तरफ रवाना हो जाता है। वो 12 साल के बाद अपने घर के सामने खड़ा होता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन तो नहीं आ रहा होता। आंखों में खुशी के आंसू और नदामत के वो पिछले 12 साल से जब उसे अपने बच्चों के पास होना चाहिए था वो मौजूद नहीं था। इन्हें मिले जुले ख्यालों के साथ वो अपने घर के अंदर दाखिल होता है जहाँ उसकी फैमिली उसकी मुंतजिर होती है। फिर वो अपनी सारी फैमिली से मिलता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो अपनी फैमिली से पिछले 12 सालों के लिए माफी मांगता है। उसे लगता है कि ये सारी उसी की गलती थी, लेकिन सोलोमन की वाइफ उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दोस्तों, इसके बाद सोलोमन ने मिस्टर ब्राउन और मिस्टर हैमिल्टन पर मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो ये मुकदमा हार जाता है। इसके अलावा सोलोमन की डेथ कब और कहाँ हुई इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर मूवी को रिव्यू किया जाए तो ये एक मास्टरपीस मूवी है। इसकी डायरेक्शन, एक्टिंग सब कुछ कमाल का है। इसमें जिन कैरेक्टर को जो रोल दिए गए हैं वो उनको सूट करते हैं और अगर मैं इस मूवी को पर्सनली रेट करूँ तो मैं इसको कम से कम 8 आउट ऑफ 10 जरूर दूंगा। आप इस मूवी को कितना रेट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा।